अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। पैसों की खातिर झूठ फैलाना मुल्क दुश्मनी, पाक फौज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले कर लिए गए। अहम कौमी इमारतों की सिक्योरिटी पर मामूर फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, पाक फौज ने मुल्ज़िमान की निशानदेही के बाद इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। मुल्क दुश्मन अनासिर की हर सूरत सरकोबी का फैसला, झूठी अफवाहें फैलाकर कौन से अनासिर क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। और 9 मई GHQ हमला केस, बानी PTI समेत 100 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। PTI लीडरशिप बड़ी मुश्किल का शिकार। अडियाला जेल के बाहर से उमर अयूब, राजा बशारत, मलिक अहमद चट्टा गिरफ्तार। नए मुकदमात में भी गिरफ्तारियां डाले जाने का इम्कान है। जबकि दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर को सच बोलना महंगा पड़ गया। अडियाला जेल में अलीमा खान चेयरमैन PTI में तलखी, अलीमा एहतजाज में जाँ बहक होने वालों की तादाद 12 बताने और इनके घरों पर ना जाने पर खफा हैं। बैरिस्टर गौहर 12 अमवात के बयान पर डट गए। इसके अलावा मुल्क में सहाफत मुश्किल हो गई। गिरफ्तारियां, छापे अभी भी जारी। सहाफ़ी गैर महफूज हो गए। मुसल्लह अफराद सहाफ़ी मुज़म्मिल शाह के घर में घुस गए। सैयद मुज़म्मिल शाह का सख्त एहतजाज, मामला आखिर क्या था। और लतीफ़ खोसा फंस गए। पाकिस्तान तोड़ने के बयान पर FIA साइबर क्राइम विंग ने इंक्वायरी शुरू कर दी। गिरफ्तारी का इम्कान। 278 अफराद की हलाकतों के बयान पर लतीफ़ खोसा पहले ही मुश्किल का शिकार थे। मजीद आखिर क्या होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल वावडा। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। जी फैसल, आजकल बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं आप। बिलावल से भी आपकी मुलाकात हुई, मौलाना साहब से भी आपकी मुलाकात हुई। मुलाकात का एजेंडा क्या सिर्फ इशू है मदरसे रजिस्ट्रेशन का, या इससे बढ़कर कोई एजेंडा है? क्या कोई नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है इंक्लूडिंग PTI, और फिर कोई नया वजीर आजम भी हो सकता है? बहुत शुक्रिया रबी साहिबा। देखिए, मैं सिर्फ आपको उसका हाल हवाल एक उसमें मुखबे में बताया था, तो आप लोग ज्यादा मुझसे समझदार हैं कि समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ है। जो समझ के ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। So I think I have narrated the story. अब आप इसको खुद ही निकाल लेंगे, मुझसे ज्यादा आप इंटेलिजेंट है। तो कोई भी चीज इस सियासत में ना परमानेंट होती है और ना सियासत में कोई चीज की पॉसिबिलिटी ना हो। सियासत का नाम ये है कि इम्पॉसिबल्स को पॉसिबल्स में कन्वर्ट करना, और ये तो सियासी चेस बोर्ड है। इसमें जो अच्छा दिमाग से चेस खेलेगा वो हमेशा जीतता रहेगा। हाँ, लेकिन फैसल सवाल तो सिंपल है। आप ये कहते रहे हैं कि नून लीग का ग्राफ नीचे जा रहा है, गवर्नमेंट का इंडिकेटर माइनस में जा रहा है, डेड है इनकी सियासत। क्या नून लीग की पॉपुलैरिटी इतनी कम हो गई है और अब जो है वो इनका ग्राफ इतना नीचे जा चुका है कि हुकूमत मुश्किल में नजर आ रही है? देखिए जी, मेरी बड़ी क्लैरिटी है। 2018 में हम लोग बहुत पॉपुलर थे, मैंडेट हमने भी चुराया था। कम और ज्यादा का झगड़ा जरूर हो सकता है, बहस हो सकती है, तो मैंडेट तो इधर भी चोरी हुआ है। और जो इक़्तिदार में आ जाता है वो कभी भी ये नहीं कहता मुझसे गलती होगी, मैंने गलती की। ना हमने कहा था, ना ये कहेंगे, ना आगे आने वाले कहेंगे, तो वे निकाले जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 है कि बुलंद तरीन सतह थी, आज कम तरीन सतह है पाकिस्तान की 6.5 साल बाद महंगाई की शरह में, जो बहुत जबरदस्त इकदाम और खुशाइन है। लेकिन उसको भी अगर कोई मार्केट ना कर सके तो मैं क्या कहूँ उनको? पॉपुलर कहूँ, इंटेलिजेंट कहूँ, अक्लमंद कहूँ, कॉम्पिटेंट कहूँ, काबिल कहूँ? तो फिर आप मुझे कहेंगे कि फिर मुझे अपना तवाज़ुन ठीक करना चाहिए, कि मेरे ट्वीट कर देगा कासिम सूरी कि मैं पागल हो गया हूँ। तो आप मुझे बताएं, आप किसमें खुश हैं? डोंट यू थिंक व्हाट आई एम सेइंग इज राइट? और जो मैंने आपको जो मैंने आपको इलेक्शन के दौरान आपका तजबिया दिया था, मैं आज भी सुलूक पर खड़ा हूँ। ये एक्सपायर्ड जमहूरी लाशें हैं। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है, 80 साल का आदमी, 77 साल का आदमी, ये पुरानी शक्लें हमारी पैदाइश से चल रही है, वो अब नहीं आगे चल सकती। अब इसका विजन 1 हफ्ते बाद है, 1 महीने बाद है, 1 साल बाद है, या 10 साल बाद है। मैं अपनी राय पे खड़ा हूँ। अब वो राय मेरी गलत होगी तो आप लोग बता दीजिएगा, सही हुई तो आप शाबाशी दीजिएगा। आप कह रहे हैं ये पुरानी शक्लें जो हैं वो अब नहीं चल सकती, लेकिन अगर हाइब्रिड निजाम ही चल रहा है मुल्क में, तो क्या इस वक्त शहबाज शरीफ से बेहतर कोई ऑप्शन या इस गवर्नमेंट से बेहतर कोई ऑप्शन हो सकता है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल एक उनको छोड़कर पंजाब हुकूमत की अपनी गेम चल रही है। इनके अपना बोझ, ये इनको ना रियासत से मसला है, ना आपसे मसला है, ना सियासतदानों से मसला है, ना पॉलिटिकल पार्टियों से है, ना आवाम से है, ना अदलिया से है। इनको मसला इनकी अपनी सफों में अपने वजन से और किसी से नहीं है। अब देखिए, जो खतरनाक नैरेटिव बुशरा बीबी ने चलाया पठानों वाला,
और उसको फिर बारीकी से काम उतारा गवर्नमेंट के वजीरों के बयानात में कि रियासत और पठान सामने सामने है, पीटीआई और रियासत आमने सामने है, विच वॉज नॉट द केस। और आज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रेस रिलीज करते हैं, वो 4 बड़े मेजर पॉइंट्स हैं, उसको गौर करके देखें। पहला पॉइंट ये है कि आर्मी चीफ ने क्लैरिटी से बताया कि हम पाकिस्तान और उसकी आवाम के साथ हैं, हम किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है, ना हम किसी के मुखालिफ ना किसी के साथ। ये मैं आपको बता रहा था, उन्होंने क्लियर कर दिया, उनकी अथॉरिटी ऑफ पेडिस्टल डिफरेंट है। तो एक पेज का बीज हम भी बोते थे, तस्वीर पढ़ते थे। तो कोई ये ना समझे कि फौज जो है किसी जाती मुलाजिम है, वो आइन और कानून के ताबे जो हुकूमत मुंतखब आएगी मुल्क के लिए बेहतर काम करेगी, वो उसको सलाम करके जो आइन और कानून कहता है वो करेगी। और उनका काम और मैंडेट है, उन्होंने कसम खाई हुई है कि वो मुल्क के बाहर भी दुश्मनों को संभालेंगे, मुल्क के अंदर भी दुश्मनों को संभालेंगे। तो उसके अंदर भी मेरी क्लैरिटी है। दूसरी चीज उन्होंने कहा अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, अपने जमीन को ना इस्तेमाल करने दे टेररिज्म के ऊपर। तो जो अफगानिस्तान की गेम चलाई थी पीटीआई ने, वो भी आज फ्लॉप हो गई। क्या अफगानिस्तान नैरेटिव बना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने खड़े हो गए। टेररिज्म की बात हो रही है, टेररिज्म के अंदर कोई मुल्क नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। तीसरी चीज उन्होंने ये कही है कि ये पठान पंजाबी सूबाइयत तासुब की सियासत हम नहीं होने देंगे, विच वॉज अगेन वेरी ब्रिलियंट। ये आना चाहिए था, पठान हो, महाजिर हो, सिंधी हो, बलोच हो, कोई भी जात हो, अकलियत भी जो है वो हमारे मुल्क का हिस्सा है। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चौथी, के प्रोपेगेंडा जो आप डॉलर्स कमाने के लिए फेक न्यूज़ चलाते हैं, बैरून मुल्क चलाते हैं, और उनके पासपोर्ट और आईडी कार्ड भी सस्पेंड नहीं हो रहे। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब का हो गया था, लेकिन जो मफरूर है सूरी टाइप लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो जीएचक्यू को ब्लेम कर रहे हैं, और जो ऐसे ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं, जो पीटीआई इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं, जो ट्विटर अकाउंट की रीट्वीट रॉ कर रहा है, डीएनए कर रहा है, वो सब के पासपोर्ट हिरासत क्यों नहीं, उनके पर सजाएं क्यों नहीं हो रही, वो होनी चाहिए। उसके लिए कोई नया कानून बनाना पड़ेगा तो वो भी बन जाएगा, और इसके लिए कोई और चीज करनी पड़ी तो हम सबको बड़े, ये सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज है। सबको इसको समझ के इत्मीनान से, जिम्मेदारी से, डर खौफ से आगे बढ़ना होगा, सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जी बहुत शुक्रिया आपका फैसल, थैंक यू वेरी मच। आपको एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है, जो पाकिस्तान के टॉप के बड़े लोग हैं उनके साथ आपका साफ ज़ाहिर है मिलना जुलना भी है, और आपने इस बात को हमेशा ओन भी किया है। आप ये पिछले कुछ 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं, कुछ अरसे से आप जब हुकूमत पे तनकीद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर पे करते हैं, इनकी नलायकियों पे, नाअहलियों पे और इस तरह की चीज़ें एक्सपोज करते हैं, तो आम तौर तो ये जाएगा कि फिर पाकिस्तानी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब, इनकी हुकूमत, इनके वजीरों से नाखुश है, लिहाजा जो बातें आप कह रहे हैं तो वो हुकूमत भी यही समझेगी कि अगेन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है। ऑलरेडी हुकूमत अंडर प्रेशर है पीटीआई की तरफ से, ऊपर से आप जब हीट उनको देते हैं ज़रा थोड़ा सा वो मज़ीद मसाइल में आते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि आप एक तरह की मैसेजिंग कर रहे हैं अगेन इसको हुकूमत को फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट? देखिए रऊफ साहब, सबसे पहले तो ये कि मैं अपने रिश्ते, दोस्ती और दुश्मनी में खुल कर निभाता हूँ जी। अपना सर भी दे देता हूँ, दूसरे का सर भी ले लेता हूँ, ये आपको भी पता है सर। उसमें चाहे मीडिया हो, और अगर मैं शर्माता नहीं हूँ कहते हुए कि मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट और प्रो जुडिशरी हूँ, मैं हूँ, ठीक है। जिनके आप जाके कमरों में तस्वीरें खिंचाने के लिए तड़प रहे होते हैं लाइन लगाने के लिए, लेकिन बाहर आप गालियां देते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। जिनके आप पैर पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनको बाहर असेंबलियों में जाके नारे लगा रहे होते हैं बदमाशी के और गुंडागर्दी के और मौला जट के, मैं उसके खिलाफ हूँ। जो आप अंदर है वो बाहर भी, तो मेरी इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है। वो कुर्बानियां देते हैं, हम इज्जत से करते हैं, ना मैंने उनसे कोई पैसा कमाया, ना उनसे कोई ठेका लिया है, ना किसी और से कमाई की है, ना कोई ठेका लिया है। तो मेरी क्लैरिटी बहुत क्लियर है, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरा अपना भी एनालिसिस है, चाहे मेरी 0.1% की सियासत हो, चाहे मेरी सियासत ना हो, चाहे मैं कारकुन ना कहलाऊं या जो भी ना कहलाऊं, लेकिन मेरी अपनी एक एनालिसिस है, मेरा अपना विजन है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, आंखों से देखता हूँ, अंधा नहीं हूँ, मुंह से बोलता हूँ, जबान है, दिमाग है, दिल है। मैंने तो आपको इमरान खान साहब की 2022 में बता दिया था कि क्या होने वाला है, तो क्या उसकी भी स्क्रिप्ट किसी ने मुझे लिख के दे दी थी। जब फैज अमीद के खिलाफ मैं खड़ा हुआ, जब वर्दी में DTISI थे, तो मैं फौज का तर्जुमान क्यों नहीं था, मैं पुलिस का करीब था। और अगर मैं आज नून लीग की बात कर रहा हूं, तो अगर नून लीग अपनी हमाकत में मार्केट नहीं कर सकती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, सस्ती चीजों को मार्केट नहीं कर पा सकती, पीरनी या बुशरा बीबी के नैरेटिव को बारीकी से आग लगा के रियासत और पठानों को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश करती है, फौज को पीटीआई के सामने खड़ा करने की कोशिश करती है, तासुर देती है, जबकि वो खुद उसके आमने सामने खड़ी है।
तो फिर आपको मैं क्या कहूंगा? मैं उनसे कहूंगा ये बहुत लाइक है। क्यों सर? मेरी तो कोई फाइल मुझे लेके जमीन नहीं लौट कर आनी, मुझे कोई ठेका नहीं लेना, मैं किसी का बापा नहीं खाता, मुझे वजारत नहीं बननी, मुझे उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आप ये काम करेंगे, सपोर्ट करूंगा, नहीं ठीक काम करेंगे अपने उतार दूंगा सर। मेरा तो बहुत सीधा सीधा हिसाब किताब। अच्छा, नहीं, आपकी बातों से लग रहा है कि ये हुकूमत तो नालायक है, इनका जानबूझकर ये चाहते हैं पीटीआई और फौज जो एक दूसरे से अंगेज रहें, लड़ते रहें और ये महफूज रहें। आपकी बातों से तो ये तस्वर लग रहा है कि उन दोनों को लड़ा के खुश है। आपको मैं तासुर नहीं, हकीकत है। राइट, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। इनको तब तक सूट करता है जब तक ये तासुर पैदा करते रहेंगे, दोनों आमने-सामने लड़ रहे हैं, तभी तक इनकी पॉलिटिक्स चलेगी। वरना आपको लगता है कि एक्सपायर्ड जनाजे जो हम पॉलिटिकल पार्टियों में लेके चल रहे हैं सारा साल, इन्होंने कोई पाकिस्तान को दिया है? आज महंगाई कम हो गई है, डॉलर नीचे आ गया है, पेट्रोल नीचे है, स्मगलिंग कटेल है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, इन्वेस्टमेंट आ रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, ये दहशतगर्दी खत्म हो रही है, बॉर्डर पे जाने दे रहे, वो सब मेरा बाप कर रहा है या ये जमहूरी हुकूमतें कर रही है, या इससे पहले वालों ने किया था, या इनकी शक्लों पे पैसा आ रहा है, गारंटी है, या इनसे पहले वालों की है, SIFC है, फौज है। आप आर्मी चीफ को चेहरा बेच रहे हैं, आप उस इदारे को चेहरा बेच रहे हैं जब भी मुल्क पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, वरना कौन लगाने को तैयार है? मैं खुद पे बाहर का पैसा बेच के ला रहा हूँ, मुल्क के अंदर किसके जेब पे ला रहा है? तो इसी के मुंह पे ला रहा हूँ। अगर मुझे पता होगा इनके हवाले है तो इसको मेरे कपड़े भी महफूज नहीं है, ना इससे पहली वाली गवर्नमेंट, ना उससे पहली वाली, ना आगे आने वाली। अच्छा सर, ये एक बात बताएं, आपकी जो बातें आप कह रहे हैं जो समझ में आने वाली हैं, इसी तरीके से डिफरेंसेस बढ़ते रहे एस्टेब्लिशमेंट में और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या हुकूमत के दरमियान, और आपको पता है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के भी इख्तलाफात हो गए थे, नवाज शरीफ साहब के भी हो गए थे, और बाकी पार्टी अल्टीमेटली घर जाना पड़ा। तो फिर क्या एस्टेब्लिशमेंट के पास ये प्लान बी होगा कि ये हुकूमत तो अगर अनपॉपुलर ऑलरेडी है, इसकी क्रेडिबिलिटी के मसाइल हैं, ये उनका नैरेटिव नहीं सेल कर पा रहे, ये डिफेंड नहीं कर पा रहे और फौज के लिए आके मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो क्या करेगी फिर फौज? इनको हटा कर उनके पास क्या ऑप्शन है फिर? सर एक बात का जवाब आप और साथ जो आपके हमारी दूसरी एंकर है जी रबिया जो है रबिया साहिबा बता दें जी जी कि अगर वजीर आके ये बयान देगा कि भाई नमाज पढ़ने की जगह कंटेनर नहीं है इसलिए हमने फेंक दिया और वो मरा नहीं है, तो मैं उसको हार पहनाऊं? मैं क्या करूं? मुझे बताएं। अगर आप गरीब आदमी जो काबुल में या शिनवारी होटल में बेटा है जिसको हम 2018 से जानते हैं, हमें खाना खिलाता है, उसको ID कार्ड लेके इन्वेस्टिगेशन के लेके जाएंगे, जबकि मैं तारीफ करूंगा इस्लामाबाद पुलिस की कि जैसी ये बात आई उन्होंने जिनकी जो इनोसेंट लोग थे उनको छोड़ दिया। मैं उम्मीद करता हूँ सारे छूट गए होंगे इनोसेंट, लेकिन जहां जो जिस तरह से मुझे आई थी जो वेटर्स की, वो सब वापस खैर खैरी से पहुंच गए। तो अगर आप एक तासुर देंगे, ये आप तासुर देंगे, तो ये तो गलत है ना सर। ये जाग पंजाबी जाग वाला अच्छा फैसल, एक और बताएं सर, आप ज़्यादा सवालात करके हम आपसे ज़्यादा बातें पूछने के इसमें लिहाजा माइंड ना कीजिएगा इफ़ आई इंटरप्ट यू सर, कि ये जो बातें हैं जो आप कह रहे हैं आपको समझ आ रही हैं, लोगों को भी आ रही हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट ने ये बातें हैं, आर्मी चीफ ने या DGI ने ये बातें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी की हैं, या सिंपली अगेन वो समझते हैं कि आपका कह देना काफ़ी है, मैसेजिंग ये उनको हो गया, तो आपस की मुलाकातों में भी गुफ्तगू होती है सर? एस्टैब्लिशमेंट के ऐसे हालात नहीं हो कि उनको मैसेजिंग कराने के लिए मेरी जरूरत हो, ठीक है? उनका और बहुत सारे तरीके, वो मुल्क के अंदर इतना बड़े मुल्क की टेररिज्म संभाल रहे हैं, शाद पे सारा साल दे रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल नाजायज बात होगी कि अगर हम कहें। देखिए, अगर मैं आपका मद्दा हूँ, मैं रबिया का ही मद्दा हूँ, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि सर आप मुझसे कोई पैसा कमा रहे हैं, मेरे ताबे हैं, मेरे मुलाजिम है, मेरे नौकर हैं, आपको मेरा तज्जिया अच्छा लगता है, आप तारीफ करते हैं, बुरा लगता है क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैंने तो कभी आपको या रबिया को ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसी तरीके से अगर एस्टैब्लिशमेंट की कुर्बानियां हैं, आप अंदर जाके हाथ जोड़ते हैं सियासतदान और बाहर निकलने गाली देते हैं, तो मैं कहता हूँ गलत है। मैं अंदर भी उनसे इज्जत से बात करता हूँ, मैं बाहर भी उनसे इज्जत से बात करता हूँ। वहां जहाँ किसी का बाप नहीं खड़ा हुआ, फैज हमीद के आगे है DGI का यूनिफॉर्म, मैं खड़ा हुआ, कौन कौन सी चीजों से मैं नहीं गुजरा, आपको नहीं पता रहू साहब, तो उस वक्त तो मुझे कभी किसी ने क्रेडिट नहीं दिया कि भाई तुम तेरी सोच ही बड़ी। जनरल फैज हमीद साहब से याद है सर जी, उनका वो चल रहा था, वो सुन रहे थे कि उनका तकरीबन कंप्लीट हो गया है कोर्ट मार्शल, कोई उसकी खबर है सर? आपको कहा था रऊफ साहब के 25 नवंबर 24 की तारीख इसलिए कही है PTI ने प्रोटेस्ट, क्योंकि 25 से चार्जेस फ्रेम होने, वो 25 के बजाय 5 को हुए, आज जाके हुए। तो इसी तरह उनका भी बहुत तेज चल रहा है, जो PTI की धलदली है उस हिसाब से वो भी अनाउंसमेंट जल्दी आ जाएगी। आपको मैं 25 को कहता हूँ, 5 तारीख को आया था, तो डेट ना अगर पकड़े, पाकिस्तान में तो सर सिवाय खबरनामे के कोई भी चीज टाइम पे नहीं होती।
तो अच्छा, उस हिसाब से अगर आप चलें तो वो चीजें बिल्कुल। तो खान साहब पे कोई मिलिट्री ट्रायल आप खान साहब पे मिलिट्री ट्रायल होते देख रहे हैं इन कनेक्शन विद ये जनरल फैज साहब के? क्योंकि बहुत सारी बातें होती रहती हैं, वहाँ यूके ने भी कहा जनाब कि शायद मिलिट्री ट्रायल ना होगा। आपकी क्या रीडिंग है? आज उन्होंने 9 मई पे तो उन्होंने वो लगा दिया, पहले कहते 9 मई भी नहीं करें, उन पर नहीं लगाएंगे, आज वो भी लगा दिए। तो मिलिट्री ट्रायल की क्या आपके पास खबरें हैं सर? को कभी भी मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि ये पॉसिबिलिटी तो इसकी है। अच्छा, इसकी पॉसिबिलिटी ना होना जो है वो पेपर से ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी, और इसको हमें बड़ा सीरियसली रहती है। इसी जेल के अंदर तारा मसीह भी था सर, याद रखिए। आप ये भी याद रखिए मुल्क की हिस्ट्री, इस मुल्क में ऐवान से फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया और जेल से ऐवान में बिठाया इस मुल्क में। तो ये तारा मसीह और ये दो जो मैंने आपको मिसालें दी है, इसको बहुत बारीकी से सोचें, इसको बहुत डेंजरसली सोचे। नहीं, जो खान साहब पे सर गेम के अंदर बीवी हवारी और सब उसकी जान का भी सौदा कर देंगे ये, और उसकी जान बचाने के लिए हम निकले हैं, तो हम संभालेंगे उसके लिए जो बेहतरीन कसरतें करेंगे, और गवर्नमेंट को भी कहेंगे कि जितनी और एसओपी सख्त हो सकती है उसको बचाने के लिए वो की जाए। आपने बात की बिलावल से या मौलाना फजल रहमान साहब से, आप कह रहे हैं कि आपने उनसे इमरान खान साहब की जान बचाने के हवाले से भी गुफ्तगू की है, इस तरह की गुफ्तगू हुई है? मैंने बिल्कुल की है, मैंने अपना मौक़िफ़ उनको पेश किए, और उन सबकी भी किसी की भी जिंदगी इमरान खान समेत बहुत रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। मेरा काम था, मैं 15 तारीख के आज 5 मुल्कों में भी जा रहा हूँ, वहां भी डिग्निटी से मिलूंगा, वहां भी अपना मौक़िफ़ दूंगा कि पोलराइज्ड है, मार धाड़ गालन। तो उनका क्या रिएक्शन था सर? उनका क्या रिएक्शन था मौलाना साहब का बिलावल का? उसकी बीवी और सहवारियों से मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ। उनका क्या रिएक्शन था सर? मैं बोल रहा हूँ अल्लाह ना करे कुछ हो जाए और 45 साल बाद आप भुट्टो साहब की तरह बोले ओहो बड़ी गलती हो गई थी। अगर आप लोगों कौम को हो चाहिए कि 45 साल बाद रिग्रेट करना है तो ठीक है, नहीं रिग्रेट करना तो मेरी बात सुन ले। तो सर उनका क्या रिएक्शन था? उनका क्या रिएक्शन था उनका, बिलावल साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब का, इमरान खान साहब की जान के खतरे के हवाले से जो आपने बातें की? क्योंकि एफआईआर भी दर्ज हो गई उन पे, 4 रेंजर्स के जो जवान वो ये शहीद हुए थे, वो भी उन पे कत्ल के एफआईआर, तो वो तो 302 लग गया सर, और 324 भी लगाई। मैंने सर तारा मसीह आपको जो है वो सर मेरे वालिद का सरनेम थोड़ी है। मैंने तारा मसीह से लेके फांसी के फंदे तक ऐवान वाले जाने को और जेल से ऐवान में आने की मिसाल दी है, तो मिसाल समझे ना सर, मैं कितना और खुल के बोलूं सर। अच्छा, लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन, आप जितने वोकल हैं, जितनी बात करते हैं, बहुत सारी खामियां भी लेके आते हैं, मीडिया पे भी आप ज़्यादा नज़र आते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करते, डिफेंड करते, अगर हुकूमत आपको ऑफ़र करे कि आप हैं, हमारे पास कोई नलायक लोग हैं, नलायक वज़ीर हैं, जो हमारा ये नरेटिव है इस्टेब्लिशमेंट का वो उसको सेल नहीं कर पा रहे, आप बेहतर तरीके से बात करते हैं, मीडिया को मैनेज अच्छा कर लेते हैं, तल्लुकात हैं, हर जगह नज़र भी आती है, मेहनत भी है, आप हैं और हमारा ये महाज ये संभालें एज ए फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन या व्हाटएवर, और हमें डिफेंड करें, क्योंकि अभी आपने चीज़ें बताई भी हैं बहुत सारी जो डिफेंड मतलब आपका ख्याल है नहीं कर रहे, अच्छी चीज़ें जो हो रही हैं, आप ये ऑफर कबूल करेंगे सर? साहब मैं समझता हूँ, मेरा गुमान है कि अल्लाह मुझसे नाराज है। अच्छा, मेरा गुमान है कि मेरे हालात में पतले नहीं हुए, मेरा गुमान है कि मेरी सियासत की घटिया ठेले में बिकने वाली नहीं, मेरा गुमान है कि मैं लंडे की सियासत नहीं करता, मेरा गुमान मुझे रहने दे, मेरा ऐसा ना कोई प्लान है पीटीआई में जाने का ना गवर्नमेंट में जाने का। आपको कोई मुस्तकबिल में कोई लंबी पोस्ट पे आंखें तो नहीं है सर जी? सर ख्वाहिश, कोशिश, मेहनत, मुशक्कत कर रहा हूँ, मेरा भी राइट बनता है। एब्सोल्युटली अंडर पेड हूं, मैं समझता हूँ सेनेटर, मैं बड़ा क्लियर हूं इसके अंदर। जाते जाते फैसल से एक सवाल। फैसल आजकल बड़ी आप तारीफें कर रहे हैं, बड़े मेहरबान हैं बिलावल साहब पे, आप मैं सुन रही थी आपने कहा कि जो है वो बड़े मैच्योर हैं और ग्रेट सियासतदान हैं, ही इज यंग ब्लड, एनर्जेटिक है, तो आप बड़े मेहरबान लग रहे हैं बिलावल साहब पे। मुक्तदिर हल्के भी वो भी यही ख्यालात हैं उनके बिलावल साहब के बारे में? रबिया साहिबा मुझे एक बात बताएं कि अगर बिलावल बगैर बोटॉक्स, फिलिंग और बगैर सर्जरी के 36 साल का आदमी है तो मैं क्या करूं, उसको बुढ़ा कहूं? अगर वो पढ़ा लिखा है तो क्या कहूँ, जाहिल कहूँ? अगर वो मैच्योर सियासत इसलिए कर रहा है कि उसने अपनी माँ की शहादत देखी, नाना की देखी, मामू की देखी, बाप को 14 साल जाते देखा, तो उससे ज्यादा मैच्योरिटी डेमोक्रेसी के अंदर खून देने वाली पार्टी और कोई लड़का, आदमी या बेटा या पोता नहीं है ना, तो ये तो क्रेडिट उसका बनता है। ये आप सीवी जो अब बिलावल का सीवी जो पढ़ रहे हैं, कोई उनको कोई निगरान या कोई फ्यूचर की हुकूमत का कोई वजीर आजम के तौर पर तो पेश नहीं किया जा रहा, क्योंकि आपने ये भी कहा था, मैं ऐड कर दूं कि नए लोग आएंगे तो ये सेटअप चलेगा। तो मैं तो आपको अभी भी कह रहा हूँ कि जब तक ये वादा चांस, आप भी तो रबिया वो 60 साल से नहीं इस जगह पे बैठी ना, एक एज है, एक फायर है, एक एनर्जी है, एक प्रेजेंटेशन। अब आप मुझे कहें कि आप ही जब मेरे बच्चे जवान हो जाएंगे तो आप इसी सीट पे बैठी रहेंगी, तो मैं उस वक्त अपने बच्चों को धक्का देके आप उनको निकालें, और मुझे भी निकालें। अगर मैं 75 साल की उम्र में भी किसी कुर्सी में बैठा हुआ खड़ा नहीं हो पा रहा, लेकिन बैठा हुआ सियासत की कुर्सी के अंदर,
नाना पड़नाना हो गए, पोते पोतिया होगी, भाई उनसे खेलो जाके। लेकिन फैसल वो कहते होते हैं कि ये सहाफ़ी हो गए, सियासतदान हो गए, ये रिटायर नहीं होते, अल्लाह मियाँ रिटायर करे तो करे, ये तो आखिरी दम तक। ठीक सर गलत। जो आदमी सियासती कुर्सी पे उठ बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, वो क्या सियासत का हाल करेगा जिनको सुनाई नहीं दे रहा। भाई अब अल्लाह अल्लाह करे, जाने का वक्त आ गया मुल्क का। वो तो सर गवर्नर जनरल जो थे यहाँ मोहम्मद अली मेरा ख्याल साहब थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उनको वो तो बोल नहीं सकते थे, उनको फालिज का अटैक हो गया था, इसके बावजूद रूल करते। अंग्रेज एक उन्होंने वो रखी हुई थी, एक उनके गवर्नेंस थी या उनकी नर्स थी, वो बोलते थे, वो सुन के आगे कौम को बताती थी कि गवर्नर साहब क्या करते हैं। ये तो अर्ली ईयर्स की बात है, ये काम तो होता रहे, सारी डेथ बेड पे पड़े रहे। फिर आप बाइडेन की मिसाल देते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क का भी वो हाल हो कि खड़ा ना हो सकता हो, गिर रहा हो, सीढ़ियों से गिर रहा हो, चल रहा हो तो पता ना हो, राइट देख रहे हैं, लेफ्ट देख रहे हैं। तो हम ऐसे ही मुल्क को चलाते हैं। अगर आप पे चलाना है वापस 80 साल के लोगों से, 90 साल के लोगों से, बड़ा एहतराम है उनका, लेकिन भाई जाने का वक्त गुनाहों की माफी मांगे, तस्वीर पड़े, अल्लाह अल्लाह करे, बच्चों से खेले, एंजॉय करे, मुल्क का बट्टा बिठाया, खुश होंगे हमने तबाही की। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फैसल फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ मजीद स्टोरी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल शाह, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल। जी वालेकुम सलाम। जी मुजम्मिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आपने टाइम निकाला। बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट हादसा जो है वो आपके साथ रिसेंटली पेश आया, कुछ मुसल्लह अफराद जो हैं वो आपके घर में घुस गए, ज़रा बताइएगा कुछ डिटेल्स के क्या हुआ। देखें, ये मेरे लिए तो बहुत ही, फैमिली के लिए, मेरे अपने लिए खासा ट्रॉमेटिक है। उसकी वजह यह है कि वर्किंग जर्नलिस्ट का ये काम नहीं है कि इस तरह के ऑफेंसेस में अपने आप को इंडल्ज करें, और हम भी कोशिश यही करते हैं कि सोशल सर्कल अपना जो है वो अपनी कम्युनिटी में ही रहे। लेकिन ये हुआ है तकरीबन ट्यूसडे के दिन 5:30 बजे का टाइम था, मैं ऑफिस में था अपने, तो घर से मुझे कॉल मौसूल होती है कि 7 नेबर्स हैं, उनमें उसमें नवीद नामी एक आदमी था जिसने आकर जो है वो ट्रेसपास किया, उसके बाद में एरियल फायरिंग की। तो मेरी एब्सेंस में 15 पे इतला दी गई, तकरीबन 10-15 मिनट के फ़र्क से पुलिस आती है, उनके सामने भी वो लोग फायरिंग करते हैं, और सिर्फ सुना ये कहते हुए कि ये प्रोपेगेंडा करता है और झूठ बोलता है, तो इसको बाहर निकालें और इसको छोड़ना नहीं। तो मेरे लिए तो ये हैरत की बात है कि ये किसी ऐसी जगह की बात भी नहीं हो रही जहाँ कोई FCR है या जहाँ पर कोई लॉ ऑफ द लैंड नहीं है। ये लाहौर DHA से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर की बात है। तो वहाँ पर इस तरह होना, और मेरे घर में सिर्फ खवातीन थी, जाहिर बात है कोई आर्म्ड इंडिविजुअल तो नहीं था जो आगे से इसको रेजिस्ट करता है इस चीज़ को। लेकिन फिर पुलिस की प्रेजेंस में जो मेन कल्प्रिट था वो एस्केप करता है, और इसके बाद में धमकियाँ दी जाती हैं कि इसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट कॉस्ट है यहाँ पर अपना काम करने की, और जो मुझे भी फेस करनी पड़ी है। लेकिन फिलहाल तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मेन कल्प्रिट जो है उसको अब तक अरेस्ट नहीं किया गया, और फैमिली जो है वो भी खासे स्ट्रेस में है इस बारे में। तो जी मुजम्मिल, आपने अपने एक्स पे भी ये लिखा कि जो है आपके कुछ ऐसे ओपिनियंस थे जिसकी वजह से जो है आपके ख्याल में ये हुआ, ऐसी क्या बात कर दी थी आपने और किसको बुरी लग गई? देखें, ये आजकल पाकिस्तान में इस लेवल की पोलराइजेशन और इसको सोशल फाशिज्म है कि आप किसी गैदरिंग में चले जाएं, पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, या आप किसी इवन शादी की तकरीब पे चले जाएं, तो वहां आपको बहुत लोग कंफ्रंट करने आ जाते हैं। अब अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव्स को हमने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो इनकी बात करेगा या इनको अपोज करेगा तो उसको तो हक ही नहीं है बोलने का, या उसको बात ही नहीं करनी चाहिए, या फिर वो इस तरह की ओपिनियन है जो क्रिमिनलाइज हो जानी चाहिए। तो मेरे लिए भी यही है कि स्पेसिफाई तो नहीं किया इस क्रिमिनल ने, क्योंकि जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कि क्या चीज़ उसके जहन में आई क्या नहीं आई, तब तक मैं भी ये कॉन्फिडेंस से कह नहीं सकता कि उसने कोई चीज़ स्पेसिफाई की या बोला कि ये स्पेसिफिक बात जो है ना इसने की है। लेकिन सिर्फ ये कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा करता है और झूठ बोलता है। तो अगर ये कॉस्ट है कि किसी से डिसएग्री करने के जवाब में आपको इस तरह हवाई फायरिंग या गोलियों से डराया जाएगा, तो इसका मतलब यही है कि टॉलरेंस जो है इस मुआशरे के अंदर, जो पोलराइजेशन इतनी हमने एक्सट्रीम पे पहुंचा दी है कि वो किसी भी एंड से बर्दाश्त नहीं हो रही किसी से, तो उसी का फॉल आउट है कि जो अदम बर्दाश्त है ये उसकी एक्सट्रीम फॉर्म है जो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की है। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, हमारी तमाम सपोर्ट आपके साथ है, और मैं ज़ाती तौर पर मुझे कहने में हर्ज नहीं है, यू आर ए वेरी ब्रेव एंड वेरी इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट, आई एम योर एडमायरर। मैं आपके वीलॉग भी सुनता हूँ, आपके शो भी देखते रहता हूँ। ये बड़ा मुश्किल होता है कि जो स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हों या स्टैब्लिश यहाँ पे कन्विक्शंस हों, नैरेटिव्स हों,
एक अगेंस्ट द विंड जाके बात करना, और आपने हमेशा मतलब बीइंग यंग मैन होके आप रेटिंग के चक्कर में नहीं पड़े, आप व्यूज़ के चक्कर में नहीं पड़े, आप फॉलोइंग के चक्कर में नहीं पड़े, जो कि यहाँ पे डॉलर कमाने के चक्कर में नहीं पड़े, एंड यू सेड वट एवर यू बिलीव्ड इन, और बड़ी लॉजिक और रीज़न के साथ बड़े सुलझे अंदाज में आपने बातें की हैं। सो दैट्स अ वेरी अगर डिस्टर्बिंग कि इस माशरे में 2, 3, 4 लोग भी बर्दाश्त नहीं हो रहे जो एक पॉपुलर नैरेटिव कल्ट या लोगों के ओपिनियन के खिलाफ बात करते हैं। सो दैट्स वेरी सैड। जी बिल्कुल, ये देखें आपकी जो एंडोर्समेंट है, जो काम मेरा है या बाकी सब, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, बट ये चीज ये है कि यहाँ पर एक दौर था, जाहिर बात है आप तो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं एक लंबे अरसे से, आपने भी ये खुद एक्सपीरियंस किया होगा। अभी भी करता हूँ सर, मैं अभी भी करता हूँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो इसको कलेक्टिवली लिया जाता था इस पेन को कि अगर किसी एक को टारगेट किया गया है तो सब अपने आप को वॉइस करें। लेकिन अब जिस तरह से रैंक्स में डिवाइड हुए हैं, इवन सहाफती बरादरी की हम बात कर लें, तो अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि हमने उस पर भी पार्टी लेबल्स लगा दी हैं कि अच्छा ये उनका है, ये उनका है, जबकि एक दौर में सहाफी जो थे वो सिर्फ सहाफी होते थे। तो अब ये जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म आ गया है इस चीज के अंदर, ये वो काफी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि कलेक्टिव वॉइस जो है वो फिर उठा नहीं पाते हम किसी। तो आपने पुलिस को जब रिपोर्ट की, पुलिस ने कोई इस पे कोई FIR, कोई मुकदमा, कोई कार्रवाई, कोई एक्शन लिया है, या वो अभी वेट कर रहे हैं? देखें, आप उन क्रिमिनल्स की वो मेंटल स्टेट की आप अंदाजा लगाइए कि जब पुलिस आती है तो उनके सामने भी वो फायरिंग करते हैं। अच्छा। पुलिस के ऊपर फायर कर देते हैं। 2 FIRs हैं, एक पुलिस ने अपनी मदयत में की क्योंकि पुलिस मुकाबला हो गया वहां पे। अच्छा। और दूसरी तो हमारे साथ जो वकूआ हुआ, जो तकरीबन 5:40 का था पुलिस के साथ, उसके बाद हुआ वो हमारा अपनी मदयत में हुआ। तो वो उसमें डाउट कोई इसलिए नहीं है कि जब पुलिस जाके सर्च करती है तो उनके घर से एम्यूनेशन भी मिलता है, और हम देखते थे पहले भी कि वो टेरराइज करने की कोशिश करते थे लोगों को, लेकिन कभी इस मामले के ऊपर कर देंगे ये मुझे इल्म नहीं था कि कोई पॉलिटिकल ओपिनियन भी जो है ना वो नहीं। उनके घर से आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने तलाशी ली है उनके, ये जो मुलजिम के घर से, तो एम्यूनेशन मिला है उनके घर से वहां से? जी वो FIR में मेंशन्ड है, वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, जिसमें क्लैशनिकोव है, इसके अलावा वो हैंडगन्स हैं, पिस्टल्स हैं। तो ये इस तरह का उनका रिकॉर्ड है। और ये सारा कुछ देखने के बावजूद भी सबसे अनफॉर्चुनेट चीज यही है कि एक मुल्जिम का पता भी है, उसका नाम भी पता है, उसका ID कार्ड नंबर भी मौजूद है। और आपसे कोई राब्ता किया कोई हुकूमत के कोई ओहदेदार ने, पुलिस कोई हुकाम ने, कोई मिनिस्टर्स ने? यू आर मतलब आप प्राइम टाइम शो करते हैं, आपको अच्छा खासा जाना जाता है, बड़े चैनल पे आपका प्रोग्राम आता है, खुद यू आर वेरी फेमस पर्सन। कोई राब्ता किया गया, कोई आपसे अश्योर कराया कि आपको सिक्योरिटी वगैरह या दीगर एक्शन? जी बिल्कुल। जब पंजाब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है, अज़मा बुखारी साहिबा से बात हुई, अता तारड़ साहब से बात हुई, तो उसके बाद घर पे तो सिक्योरिटी मेरे डिप्लॉयड है, लेकिन अब ये है कि मुल्जिम जो है वो अभी ऑन द लूज है। तो जब तक वो अरेस्ट नहीं होता, एक एजिटेशन तो है कि हमने मूव करना है, बाहर जाना है, अपने काम पे जाना है, क्योंकि आपको पता है कि ये मीडिया की जो जॉब है ये किसी के लिए रोकती नहीं है। तो इस सब के बावजूद भी मैंने अपने शोज किए हैं, आज भी किया, पहले भी किए। बड़ा स्टे स्ट्रांग सर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, इतनी यंग एज में आपने बड़ा अच्छा काम किया। एंड आई एम योर रेगुलर, मैं वो आपका व्यूअर हूँ, एंड अगेन कीप द गुड वर्क सर। ये होती रहते हैं, दीज आर द हैजर्ड्स ऑफ एनी प्रोफेशन, हमारे प्रोफेशन में भी हैं। सो आई होप कि आपको डिमोरलाइज या वो नहीं करेंगे, ये जो वाक़यात में ट्रॉमेटाइज तो हुई होगी फैमिली, बट अगेन आई होप कि यू विल स्टे स्ट्रांग। थैंक यू थैंक यू सो मच मुज़म्मिल फॉर ज्वाइनिंग। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखें। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासरा साहब, लतीफ़ खोजा साहब पर जो है वो उनके बयान पर FIA साइबर क्राइम विंग ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। उनका पाकिस्तान तोड़ने के हवाले से जो बयान था उस पर फिर दूसरी तरफ हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, 278 अमवात के हवाले से भी उन्होंने जो है वो बयानात दिए थे, उस पर भी उन पर काफ़ी तनकीद हुई थी। तो क्या बात है, आजकल इनके बयानात पे जो है वो काफ़ी मुश्किल में पड़ रहे हैं। ये पहले तो खबर डिस्कस कर लें। खबर ये स्टोरी है कि FIA का जो साइबर विंग है उन्होंने इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। इनका जो स्टेटमेंट था, 2-3 इनके बयानात थे, जो वीडियो क्लिप्स उन्होंने हासिल किए, जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं। एक में कोई है इनका 30 मिनट और 30 सेकंड का एक मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, एक वो बड़ा इनका एक्सप्लोसिव एक स्टेटमेंट जो उन्होंने उसमें दिया। फिर एक और है कोई वो खिताब कर रहे हैं कहीं पे, उससे भी ज़्यादा सख्त बातें की हैं। सो खोसा साहब ने जो बातें की हैं, अब मैं साफ ज़ाहिर है क्योंकि एक मैटर इतना हाईली एक सेंसिटिव है, तो मैं उसके कंटेंट तो नहीं मैं यहाँ पे
उस पर करता नेशनल, उस पर टीवी पे बैठ के, लेकिन अल्टीमेटली उन पर यही इल्ज़ाम आ रहे हैं कि आपने इस तरह की बातें करके कि मुल्क जो है इसमें 3-4 हिस्सों में हो जाएगा, फलानी साइड पे चला जाएगा, KP के बलूचिस्तान पंजाब यूँ रह जाएगा। सो उन्होंने जो फ्यूचर का नक्शा उन्होंने खींचा है कि पाकिस्तान ये किस तरह का लगेगा, तो जो 3-4 पाकिस्तान उन्होंने बना दिए हैं। उन्होंने कहा जनाब अगर इसी तरह की कार्रवाइयाँ रहीं और इसी तरह के एक्शन अगर ये एस्टेब्लिशमेंट करती रही PTI पे या दीगर चीज़ों पे और उन पर गोलियाँ बरसाती रही, तो फिर उन्होंने फ्यूचर का नक्शा उन्होंने खींचा है, तो वो मौजूदा पाकिस्तान का नक्शा नहीं है। सो वो तो कह सकते हैं जी, मैं तो अपनी ओपिनियन दे रहा था कि जनाब कि अगर आप ये काम करते रहेंगे तो चीज़ें हो सकती हैं। उनके पास एक तो ये जवाब हो सकता है। फिर अभी भी अपनी बात पे, दूसरी जो वीडियो मैंने देखी है उसमें अपनी बात पे वो डटे हुए हैं। वो तो खैर पब्लिक वो सर्कुलेट भी हो रही है, वो हमारी रिसर्चर जो हैं वो करते हैं राफिया, तो उनके जिम्मे लगे, उन्होंने दोनों ढूंढी हैं। तो उसमें तो वो तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे नजर है, जहाँ से मेरा ख्याल शायद FIA ने भी ली होगी। FIA को साफ ऊपर से कहा गया है कि जनाब एक्शन लें, कार्रवाई करें। सो पहली स्टेज तो हो जाए इंक्वायरी, फिर इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद जब FIR होती है फिर उनका चलान वगैरह अदालत में या गिरफ्तारी वारंट जो भी है वो बाद में होगा। सो ये खोसा साहब की जो आपने बात की है, खोसा साहब अभी भी डटे हुए हैं कि जनाब मैंने जो उनका क्लिप सुना है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, उन्होंने 278 लोग बिल्कुल ये हैं और गोलियों से मारा गया, सीधी गोलियां मारी गई हैं। हाँ, ये तो दाद देना, खोसा साहब डट गए हैं। आज आपको पता है वहाँ भी बातचीत हुई है, अलीमा खान साहब बैरिस्टर गौर और सलमान कमर राज साहब से नाराज हो गई हैं कि आपने 12 का फिगर क्यों दे दिया। तो उनका मकसद ये था कि जनाब 278 वाला फिगर जो है ना, हमें उसको सपोर्ट देना चाहिए। सो ये खोसा साहब तो डटे खड़े हैं। उन्होंने कहा जनाब कि मैं तो पूरी 278 लाशें मैं गिन कर आया हूँ। मतलब मैं वैसे बात कह रहा हूँ जितना यकीन से वो कह रहे हैं, उससे तो बंदा वही कह सकता है जो लाशों को तरतीब में रख के 278 लाशों को गिन, वो अपनी बात पर डट गए हैं। अब ये मुझे नहीं पता खोसा साहब जो हैं वो ये PTI के दोस्त हैं या इनके दुश्मन हैं। ये नादान दोस्त वाला काम है कि आपने 278 कहा, जिसके बाद जो सीरियसनेस थी इस पूरे मामले की, संगीनी थी, वो खत्म हुई। सो खोसा साहब जो है ना, एक ट्रोजन हॉर्स की एक टर्म होती है ग्रीक्स की, स्पार्टा की जब वार हुई थी ना हेलेन और ट्राय के लिए, तो ट्रोजन हॉर्स के तौर पर एक टर्म ही थी। वो लंबी कहानी में उसमें नहीं जाता, समझने वाले जो समय लोग हैं ट्रोजन हॉर्स वो पढ़ते हैं उन्हें समझ आ जाएगी। सो खोसा साहब मादरत के साथ मेरे बड़े मेहरबान हैं, मेरे अपने इलाके के सरदार हैं हमारे। तो खोसा साहब PTI के लिए वो ट्रोजन हॉर्स साबित हो रहे हैं कि उनके बयानात, उनकी चीजें तो पार्टी के लिए मेरा ख्याल है मुश्किलात पैदा कर रही हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।